एक खबर बड़ी तेजी से धमाल मचा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है 81 साल के आईपीएस ऑफिसर एसआर दारापुरी, जिन्होंने अपनी से आधी उम्र यानी 40 साल की उम्र की महिला से शादी किया है। ये जानने सच्चाई बहुत जरूरी थी, इसको लेकर हमने रिकॉर्डिंग किया है, जरा आप वीडियो सुनिए। एक एज है कि आपकी 81 एज, उनकी 40 बताई जा रही है। सर, उनको कोई एतराज नहीं है इससे? नहीं, मुझे उनको कुछ एतराज है, पर क्या और 40 की बात है। ये तो जो 40 साल की उम्र में जो मेरे साथ शादी कर रही है, ये तो उसकी चिंता होनी चाहिए कि कल को उसका क्या होगा। अब दूसरा को चिंता करे। मैं आईपीएस रैंक के अधिकारी, तो लड़कियां बहुत फिसल जाती है, तो कुछ लव सब वाला कुछ मैटर सर ऐसा? नहीं, आपने वो गाना सिद्ध कर दिया, उम्र है 55 की, दिल है बचपन का। बिल्कुल सही बात है। हर एक का दिल ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप अपने दिल को मारिए, आप अपने दिल को बूढ़ा कैसे हो सकता है, उम्र का अंतर है तो कैसे। अरे भाई, उम्र तो एक आंकड़ा होती है। आपने अपनी हेल्थ को कैसे रखा है, आपका हौसला कैसा है। ये लव मैरिज कह सकते हैं या फिर अरेंज मैरिज कह सकते हैं सर? जैसे मैंने घर वालों के साथ बात की, सब लठ लेके मतलब उतरा है। कैसे कैसे तुम 50 साल में सोच रहे हो कि शादी हो सकती है? मतलब इसमें घर वालों। सबसे पहले आपको दाम्पत्य जीवन की बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या सोच के, लगभग आपकी एज 81 है सर, क्या सोच के इस एज में आपने शादी की सर? कुछ ऐसा कारण? नहीं, देखिए, मेरी एज 87 नहीं है, मेरी एज 80 है। 80 है, और मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसने इस उम्र में शादी की हो। मेरे से पहले बहुत लोगों ने इस प्रकार की शादियां की हैं, और वो आगे भी होती रहेंगी। ऐसी ऐसी बात नहीं है, कोई आगे भी होगी। तो सर, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा कारण रहा हो, या फिर लाइफ में बहुत चीजें आती हैं, तो कुछ ऐसा कारण रहा क्या सर? नहीं, देखिए, कारण तो वही है जो एक बढ़ती हुई उम्र के साथ होता है। उसमें पहले भी होता रहा, आज भी होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, और आजकल जो हमारी सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें जो बच्चे हैं वो अलग होने शुरू हो जाते हैं। आजकल जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, कि बच्चा चला जाता है, उसके साथ पत्नी चली जाती है, आपका बेटा चला गया, बेटी शादी होकर चली गई। तो फिर आखिर में ज्यादातर बहुत परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जो अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको ओल्ड एज वाले व्यक्ति कहते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं। और जो ओल्ड एज में व्यक्ति जो है, एक तो उतना आत्मनिर्भर नहीं रहता, और दूसरा उसने सारी जिंदगी जिस तरह से गुजारी होती है, अगर उससे आप बिल्कुल उसको अलग कर देंगे, उसको पारिवारिक मतलब बातचीत, मिलन, सुख जो कुछ होता है, वो एक मनोवैज्ञानिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। अगर आप उससे उसको अलग कर देंगे तो उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्राय इस उम्र में जब उसके परिवार के सदस्य जो उससे अलग हो जाते हैं, बेटी बेटी अलग हो जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कि इस स्टेज में पहुंचता है, वो एक सूनापन महसूस करता है, और उस सूनेपन से उसको बहुत मानसिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट भी होता है। और दूसरा ये भी है कि इस उम्र में कुछ ना कुछ बीमारियां भी जरूर आती हैं, क्योंकि स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है जो आपकी बीमारी की देखभाल कर सके, या आपको मनोवैज्ञानिक साथ दे सके, या आपकी दूसरी जरूरतें पूरी कर सके, या आपके साथ सुख दुख अपने शेयर कर सके, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत कष्टमय हो जाता है। मेरे सामने भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति आई थी। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां तो मैरिड हैं, वो अपनी अपनी जगह पे चली गई हैं। जो बेटे हैं उनमें से एक बेटा बहू, उनका जो परिवार है वो अगले महीने कनाडा जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो बेटा और बहू है, वो यद्यपि वो लखनऊ में है, तो वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है, वहां पर वो उन्होंने उसके नजदीक मकान ले लिया है, और वो यहाँ से जहां हम रहते हैं, वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता था। तो उस सुविधा के लिए, और मैंने भी कई बार कहा था कि इतनी दूर से गाड़ी से आना जाना एक लेडी के लिए, मतलब 26 किलोमीटर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है, वो भी लखनऊ जैसे शहर में। तो मैंने खुद उनको सुझाव दिया कि आप लोग यूनिवर्सिटी के पास मकान ले लीजिए, वहां से आपको आना जाना सुविधाजनक रहेगा, थकावट नहीं होगी, और आपको पढ़ाई लिखाई के लिए अधिक समय मिलेगा। तो कुछ समय पहले वो वहां शिफ्ट कर गए। अब
अगले महीने जब सितंबर में छोटा बहू और बेटी चले जाएंगे तो बेटा और बहू चले जाएंगे, बच्ची चले जाएंगे, तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। तो वो जो अकेलापन है उसका एहसास मुझे थोड़ा होना शुरू हुआ था। और उसके साथ ही मुझे कुछ समय से पार्किंसन की जो एक बीमारी होती है, जिसमें हाथ हिलता है, पैर हिलता है, आदमी का शरीर अकड़ जाता है, तो उसमें उसकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है कम हो जाती है और उसका चलना फिरना थोड़ा दिक्कत होने लगती है। तो वो मेरे साथ हुआ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, ये उम्र की बीमारी होती है। तो ये जो एक बीमारी जो मैं जिसका सामना कर रहा हूँ, प्लस बच्चों का कनाडा चले जाना, दूसरी मेरे जो बेटा और बहू है उनका यूनिवर्सिटी चले जाना, इस सब को देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि मुझे किसी जीवन साथी की जरूरत है। क्योंकि अकेले ना केवल आपकी सेहत की जरूरत होती है, आपको मानसिक मनोवैज्ञानिक साथ की जरूरत होती है, और ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपके सुख दुख का साथी हो। उसी को सोच के मैंने जो है इस उम्र में जो है वो शादी करने की बात की। क्या सर, मतलब घर में आपने जैसा बताया कि बेटे भी हैं, बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, सर उनको इससे कोई ऐतराज नहीं है? क्योंकि जो एक एज है कि आपकी 81, एज उनकी 40 बताई जा रही है, जी सर उनको कोई जी ऐतराज जी नहीं है इससे? नहीं, मुझे उनको कुछ एतराज है, पर क्या एतराज है उन्होंने मुझे नहीं बताया। लगभग हमारी फैमिली के आधे सदस्य जो है उनको एतराज है। उनका क्या एतराज है उन्होंने मुझे नहीं बताया। यहाँ तक 80 और 40 की बात है, ये तो जो 40 साल की उम्र में जो मेरे साथ शादी कर रही है, ये तो उसकी चिंता होनी चाहिए कि कल को उसका क्या होगा। अब दूसरा कोई चिंता करे, मैं उसको उचित नहीं समझता, उसके लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। तो जिसने भी मुझसे शादी की है या जो राजी हुई है, उसने इन सब बातों पर पूरी तरह से सोचा समझा होगा, तभी वो उसके लिए रजामंद हुई है। इसमें दूसरे किसी को, चाहे वो मेरी बहू बेटी हो, चाहे बेटा बेटी हो, उनको मेरी उम्र और जो मेरी पत्नी है उनकी उम्र को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा और उनका व्यक्तिगत मामला है, और मेरी पत्नी की अपनी अपनी चॉइस है। वो आगे जो भी है वो भुगतने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ की है। सर थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जब आप सर्विस में थे, तो इससे ये लव मैरिज कह सकते हैं या फिर अरेंज मैरिज कह सकते हैं सर? नहीं, इसमें देखिए लव मैरिज तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जैसा है कि जो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये शादी कैसे हुई। शादी इस तरह से हुई, मैं पिछले कई महीनों से अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको मैं बता रहा था कि मैं महसूस करता हूं कि मुझे किसी साथी की जरूरत है। आप लोग कुछ कोशिश करिए। मैं अपने लेवल पे भी कोशिश कर रहा था, उस जगह बात भी चली, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, ऐसी बात नहीं है। तो पर उसमें ये था कि भाई अब क्योंकि इस उम्र में किसी पे तुरंत विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के धोखों की संभावना रहती है। जैसा कि अक्सर होता है कि बुजुर्ग आदमी है, कोई आई उसके साथ वो कर लिया, उसके बाद उसका सफाया करके चलते बने। तो मैं क्योंकि पुलिस में रहा हूं, मैं ऐसे सब खतरों के बारे में जानता हूं, तो मैंने उनको बराबर अपने परिवार को बताया था। उनमें जो मेरे साथ सहमत थे कि ठीक है मुझे शादी कर लेनी चाहिए, उनमें से मेरी जो डॉटर इन लॉ है, जो मेरे छोटे बेटी की बहू है, पत्नी है गायत्री, वो जो है अपना ये इसमें आंगनवाड़ी, ये जो बाल विकास विभाग है उसमें सुपरवाइजर है, और वो लखीमपुर खीरी में पोस्टेड रही है। तो वहीं पर जो है आंगनवाड़ी की जॉब में एक वो महिला थी जिसे अब मैंने शादी की, आशा रानी। तो वो उनको जानती थी, वो जानती थी कि भाई उसका तलाक हो चुका है और वो लगभग 40 साल की आयु की है, और वो हो सकता है वो शादी कर ले। उसको ये मालूम नहीं था कि ये शादी करेगी, क्योंकि पहले उसने जब कभी ऐसे बात की होगी तो आशा रानी ने बताया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर जब मैंने बात बताई तो फिर गायत्री के मन में ये आया कि मैं एक बार दोबारा बात करके देखूं। तो उन्होंने इसी महीने जो है एक दिन उसको बुलाया और यहाँ लखनऊ में बुला के उससे काफी लंबी चौड़ी बातचीत की। उसको बताया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति मैं हूँ, तो मैं तो उसका ससुर लगता हूँ। उन्होंने मतलब घुमा के थर्ड पर्सन के रूप में कहा कि देखिए ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है, अच्छी पोजीशन का है और वो शरीफ भी है, ऐसी बात नहीं शरीफ भी है, तो वो ऐसे शादी करना चाहता है, तो आप उस पर विचार करिए। तो उन्होंने कोई उस समय कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। खैर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सोचूंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने घर पंजाब गया हुआ था, तो ये मैं वापस आया तो गायत्री ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक महिला है लखीमपुर खीरी में,
और मैंने उनसे बात की है। थोड़ा सा मुझे लगा है कि शायद वो राजी हो जाए शादी के लिए, तो क्या मैं उसको बुलाऊं? मैंने कहा बुलाइए, मैं खुद बात करना चाहूँ, मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँ, मैं उसकी राय जानना चाहूंगी, उसकी क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो 4 अगस्त को वो आशा रानी को जो है वो यहाँ हमारे लखनऊ में आई। मैंने घंटा 1.5 घंटा 1 to 1 सामने बैठ के बात की। फिर गायत्री और मैंने दोनों ने बात की और उसकी जो भी उसके बारे में हमने जो जानना चाहता सब जाना। और उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी कि हाँ ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर फिर मैंने कहा कि चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी जल्दी मतलब ये एक बड़ा फैसला हो गया। तो मैंने कहा कि हम इसको बहुत लंबा समय नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कई प्रकार की बातें हो सकती हैं, नाराजगी हो सकती है, किसी को आपके माँ-बाप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बात हो सकती है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी शादी जो है उसको संपन्न करें। हमने कहा 2 दिन के बाद तीसरे दिन शादी करेंगे। तो हमने कहा कि हम 7 अगस्त को यहाँ पर लखनऊ में बुद्ध विहार में, जिसमें सिंपल तरीके से शादी होती है, हम शादी करेंगे। और आशा को मैंने कहा, गायत्री ने कहा कि आप जाइए, लखीमपुर जाइए, अपने माँ बाप को आप बता दीजिए कि मैं ऐसे ऐसे फलां व्यक्ति से, ये उसकी उम्र है, मैं उसके साथ 7 अगस्त को मैं लखनऊ में शादी करने जा रहा हूँ। तो वो अपने परिवार में गई, उनका लंबा चौड़ा परिवार है। तो जो पहली प्रतिक्रिया थी वो विरोध की प्रतिक्रिया थी, लगभग पूरा परिवार उनके खिलाफ था। उसने उनको समझाया कि देखिए ऐसा है कि मैं फैसला करके आई हूँ, जो आपको जो डर लग रहा है उम्र की बात को लेकर लग रहा, या भी एकदम आप ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही हो जो एक ऊंची सर्विस में रहा, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अगर शादी कर रही हूँ तो मैं एक व्यक्ति से शादी करूं, मैं किसी आईजी से शादी नहीं कर रही हूँ। वो आईजी रहे होंगे, बस उसको तो मालूम ही नहीं था कि आईजी क्या होता, दूसरा उसको ये जानकारी, क्योंकि हर एक आदमी नहीं जानता आईजी क्या होता। तो उसने खैर अपने माँ बाप को बताया, भाइयों को बताया, बहनों को बताया, बहुत विरोध हुआ और तरह तरह के दबाव आए, तरह तरह की धमकियां आए। और उसके विभाग की ओर से भी कुछ लोगों ने कोशिश की कि उसको भाई शादी ना करे। तो परंतु उसने कहा कि देखिए ऐसा है, मैंने फैसला किया है, मैंने वचन दिया है, मैं उस डेट पे जाऊंगी, आप अगर मेरे साथ आएंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो शादी करनी कर। और दूसरी बात यह है कि मेरा फैसला ये सही या गलत है उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार नहीं होंगे, और उसका जो भी परिणाम अच्छा या बुरा होगा उसको मैं भुगतूंगी, मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगी। तो ये सब हुआ। तो करते करते 2 दिन के अंदर जो है लगभग आधा परिवार उसका राजी हो गया। 7 तारीख को वो, मेरे परिवार में भी यही हुआ कि मेरा आधा परिवार मेरे साथ खड़ा हो गया, आधा परिवार मेरे विरोध में खड़ा हो गया, जो आज भी है। तो उसमें जो है फिर क्या किया, 7 तारीख को आशा आई, उसके परिवार के 4 सदस्य आए और यहाँ हमने बुद्ध विहार है, यहाँ पर तकरोही बुद्ध विहार है, इसमें इंदिरा नगर में लखनऊ में, वहाँ एक सीधे साधे साधारण ढंग से हमने अपनी शादी कर ली और जो शादी का प्रमाण पत्र जो हमने प्राप्त कर लिया। तो अब इसको मैं क्या कहूँ, इसको लव मैरिज कहूँ, अरेंज मैरिज कहूँ? मैं तो समझता हूँ कि ना लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, ये 2 अडल्ट व्यक्तियों का एक सोचा समझा फैसला है, जो कि मैंने और आशा ने और जो गायत्री जो मेरी डॉटर इन लॉ है, हम सब ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और ये हमने समझदारी के साथ ये शादी किया, ना ये लव मैरिज है ना ये अरेंज मैरिज है, हमारी आपसी रजामंदी और पसंद की बात है। क्या सर ये समाज के लिए कोई अलग संदेश है या फिर खुद के लिए ये? नहीं देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ये कहा जाता है मैन बाय नेचर इज सेल्फिश, आदमी प्रकृति से स्वार्थी होता है। हाँ, इसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ ये है कि मैं अकेला होने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी बीमारी की भी समस्या है, तो मुझे एक सहारा चाहिए, तो वहां तक मेरा स्वार्थ है। उसके साथ उसका भी फायदा है, उसका भी फायदा ये है कि वो पहले उसने शादी की थी, 8 साल तक रही, कोई बच्चा नहीं हुआ, फिर शादी, उसका विवाह विच्छेद हो गया, 6 साल से वो स्वतंत्र तौर पर रह रही थी, अपनी बहन को सपोर्ट करे, तो उसके लिए भी एक सहारा है। जहाँ मेरे लिए एक सहारा बना है, मैं उसके लिए भी एक सहारा हूँ और उसके भविष्य के लिए भी मैं उसका एक सहारा हूँ। तो इसके पीछे मेरा एक संदेश ये है कि ऐसे सभी व्यक्ति मेरी जैसी जो उम्र में है या मेरे से कम उम्र में है, 60, 70, 80 या जो भी हो, वो अगर वो मेरी जैसी परिस्थिति में है तो उनको इस अकेलेपन का एक इलाज करना चाहिए, इसका एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और वो सोल्यूशन जो है
वो शादी के अलावा इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो मैं अपनी शादी के माध्यम से मैं अपने स्वार्थ के लिए तो किया ही है और थोड़ा आशा रानी के भले के लिए भी किया, परंतु इसके माध्यम से मैं पूरे समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये शादी करने के बाद मुझे पता चला कि ये अधिक उम्र के लोगों की जो अकेलेपन की समस्या कितनी व्यापक है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक मेरा पहला इंटरव्यू जो आपके गोरखपुर से एक पत्रकार ने किया था, उसको लगभग 58 लाख लोग देख चुके हैं, जिसमें ये मेरी शादी की चर्चा की गई और मुझे ना जाने कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके माध्यम से आ चुकी हैं और कितने मुझे व्यक्तिगत टेलीफोन आ चुके हैं। लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उससे नाराज भी हैं, उनकी उम्र की बात करते हैं, कोई पैसे की बात करता है कि मैं आईजी हूँ, मेरे पास पैसा होगा, मैंने खरीद लिया, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि वो जिससे मेरी शादी हुई है वो केवल इतना जानती थी कि मैं 78-79 में उनके जिले में एसपी रहा। अब एसपी क्या होता है लोग थोड़ा सा जानते हैं, उसके ऊपर डीआईजी क्या होता है, आईजी क्या होता है नीचे, वो उसको कोई जानकर, तो ये मैं कैसे मान लूं कि उसको को पैसे का लालच मैंने दिया होगा, जब वो जानती नहीं मेरे के बारे में भी आईपीएस क्या होता है, तो फिर कैसे कोई ये कह सकता है कि उसने या मैंने पैसे से शादी कर ली। भाई मैंने पैसे के लिए शादी, पैसे के माध्यम से शादी नहीं किया। हाँ, मेरे पास इतना पैसा जरूर है जिससे मैं अपना जीवन जो है आसानी से काट सकता हूँ और मेरी जो जीवन संगनी होगी वो भी आसानी से काट सकती। तो इसमें ये जो लोग, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं, ज्यादातर मैं आपको बताऊं, ज्यादातर महिलाओं के, जो कि हो सकता है कि ज्यादा उम्र की हो, उन्होंने इस शादी की बहुत प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है, सबको इस प्रकार का एक समाधान जो इसका करना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के मेरे पास टेलीफोन आते हैं कि मेरी उम्र 50 की है, मेरे साथ ये हुआ, और सब मामलों में ये आता है कि सबसे पहला विरोध घर वाले करते हैं। अब उनके कोई स्वार्थ होंगे, अब मेरे घर वालों ने भी विरोध किया, मैं इस बात को छुपाता नहीं, मेरे घर वालों ने मेरा साथ भी दिया, ऐसी बात नहीं है। आधे लोग मेरे साथ है, आधे आज भी नाराज है। तो ज्यादातर मामलों में मैंने ये देखा, जो कुछ साथियों ने मुझे फोन किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गए, कोरोना में मेरी पत्नी की डेथ हो गई और मैंने चाहा कि भाई मेरा छोटा बच्चा है उसको देखभाल करनी चाहिए। जैसे मैंने घर वालों के साथ बात की, सब लठ लेके मतलब उतरा है, कैसे कैसे तुम 50 साल में सोच रहे हो कि शादी हो सकती है। मतलब इसमें घर वालों का विरोध के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, वो आप अंदाजा लगा सकते क्या कारण हो सकता है। वो ज्यादा संपत्ति की बात होती है कि भाई अगर दूसरी आ जाएगी तो ये संपत्ति हमें ना मिलके वो उसको चली जाएगी, तो ये तो उनका मतलब व्यक्ति, उनका स्टेक है। अच्छा, जो समाज है, समाज इसमें बड़ा दोगलापन करता है और वो चाहता तो है, जो लोग जो नेगेटिव कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि उनके मन में कुंठा है, उनके मन में कुंठा है, वो कुंठा बाहर आ रही है। वो चाहते तो है कि अगर कोई कभी मौका मिले, मेरी परिस्थिति हो, तो मुझे भी ऐसा करने का अवसर मिले, मुझे भी सुविधा मिले, परंतु ऊपर से वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, उम्र का अंतर है तो कैसे। अरे भाई, उम्र तो एक आंकड़ा होती है। आपने अपनी हेल्थ को कैसे रखा है, आपका हौसला कैसा है, आपकी, जैसे वो कहते हैं कि आपका दिल कितना जवान है, आपका दिल कितना जवान है, आपके ख्यालात कितने जवान है, तो उम्र तो उसकी होती है। अरे ये जो पैदा हुआ तो आगे तो साल तो बढ़ेंगे उसके, पर ये मान लेना कि नहीं 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 अब तो वो थ्रो अवे हो गया, अरे कोई मतलब नहीं, 60 के ऊपर तो बेकार है। अरे 60 के ऊपर वाला आदमी बहुत काम का होता है, उसके पास पूरी जिंदगी का एक तजर्बा होता है। परिवार को, समाज को उस व्यक्ति से सीखना चाहिए, लेना चाहिए, वो समाज को बहुत कुछ हो सकता। परंतु ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो 60 के ऊपर व्यक्ति हो जाता है उसको यूजलेस करके फेंक दिया जाता है, उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसको लेके मेरा बहुत गुस्सा है। तो इसलिए मैं अपनी शादी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे सभी व्यक्ति, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, अगर वो ऐसी परिस्थिति में है जहां वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनको जरूर इस मेरी उदाहरण से उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए अगर 80 साल का व्यक्ति एक शादी कर सकता है, मैं 60 साल का क्यों नहीं कर सकता, मैं 65 साल का। उन्हें मेरे से उदाहरण लेना चाहिए, एक प्रोत्साहन लेना चाहिए और दूसरी एक दम दिखाना चाहिए। अगर आप दबेंगे, परिवार से दबेंगे, तो कभी परिवार नहीं चाहेगा आप शादी कर लें एक दूसरी लिया। और समाज को भी, अगर आप कमजोर हैं, आप दबते हैं, तो समाज आपको दबा, अगर आप दबंग हैं तो समाज आपसे डरता है। वही कहा जाता है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो ऐसे सभी साथियों को, समाज को झुकाने वाला बनिए। आप बुढ़ापे में क्यों कष्ट सहे, आपने कोई बुरा काम तो किया नहीं,
आपने परिवार पैदा किया, परिवार को पाला, उनको बसाया, अब वही परिवार कह रहा है कि आप जल्दी से मर जाइए, आपके पल्ले जो 4 पैसे हैं, जो जायदाद है, वो आप हमें देखिए। भाई क्यों मैं दे दूं? मैं आदमी को एक ही जीवन मिलता है। वो लोग की बातें करते ये वो सब इट इज हम्बग। केवल एक जीवन होता है, वो जीवन आदमी को हंसी खुशी से जीना चाहिए और पूर्ण संपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में मर गए, कोई देखने वाला नहीं है, एक्सीडेंट में मर जाए, अलग बात है। अगर आप हैं तो आप कोई देखभाल करना आपकी संतान की जिम्मेदारी, अगर वो नहीं करती, आप अपनी व्यवस्था करिए, कौन आपको रोक सकता है? कोई नहीं आपको रोक। ये आपकी जिंदगी है, आपका फैसला है और आपका सुख दुख है। अगर परिवार आपका साथ नहीं देता तो आप अपने स्तर पर उसकी व्यवस्था करिए। अपनी शादी के माध्यम से इस समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूं। मैं समाज को ये भी कहता हूं, दोगलापन छोड़िए, ये दोगलापन छोड़िए। आप उस व्यक्ति के रूप में अपने आप को रखिए, आप रखिए, मेरी जगह पे रखिए, आप रख के सोचिए कि अगर मैं इस अवस्था में हूं तो मैं क्या चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे दुख का निवारण होना चाहिए। निवारण क्या होगा? मैं अकेला हूं तो मुझे कुछ साथ मिलना चाहिए, मुझे को दवाई देने वाला होना चाहिए, मुझे कोई सहारा देने वाला होना चाहिए, डॉक्टर को बुलाने वाला। हर एक आदमी ये चाहता है। कौन ऐसा आदमी है जो कि बेसहारा होकर मरना चाहता है? तो समाज को भी ये अपना रवैया बदलना चाहिए, ये दोगलापन समाज को छोड़ना चाहिए। आप इंसान को इंसान के रूप में देखिए और उसको संपूर्ण जीवन जीने दीजिए, उसमें आप सहयोग दीजिए। अगर आप सहयोग नहीं दे सकते, आप उसमें टांग मत मारिए। अगर वो अपना कोई इंतजाम करता है, अपनी व्यवस्था करता है, तो शादी के माध्यम से मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ। और ऐसे सभी जो एज व्यक्ति हैं, उनको भी उनका मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस शर्म से बाहर निकलिए। ये जो आप समाज से दबे हैं, परिवार से दबे हैं, आप उसे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, अपने सुख दुख का फैसला आप खुद करिए। उसके लिए जो व्यवस्था हो सकती है, उस व्यवस्था को आप खुद करिए। ये संदेश मैं इस विवाह के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक उलट जो आपको सभी लोग जानते हैं, मतलब जो आपको जानने वाले हैं, वो तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको लग रही है कि ये शादी बहुत अच्छी है। एक उलट जो लोग आपको नहीं जानते, आपको नहीं समझते, आपकी परिस्थिति को नहीं समझते सर, वो आपको कुछ ऐसे कमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ चीजें बोल रहे हैं, सर उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे उन पे तरस आता है। वो अपनी सोच के शिकार है। वो जो कुछ है उनके दिमाग में भरा हुआ है, जो उनको गलत लग रहा है, वो मेरी नजर से देखिए ना। जो मैं बता रहा हूं कि मैंने शादी क्यों की, और जिसने शादी की वो उसको भी जरूरत थी और उसने सोच समझ के शादी किया। अब अगर उम्र की बात बताइए, अब उम्र को लिए रही। मैं तो अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने शादी की है और मैं शादी को बड़े आराम से निभा रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे लोग जो है वो मानसिक रोगी है। मैं उनको मानसिक रोगी कहूंगा। उनकी दुनिया बड़ी सीमित है। उन्होंने नहीं देखा जीवन क्या होता है। मैंने जीवन देखा है। मैंने पुरुष की नौकरी में रह के मौत, मृत्यु, सब चीजें देखी है कि जीवन क्या होता है और जीवन का महत्व क्या होता है। ऐसे लोगों को मुझे तरस आता है कि वो अपनी सोच के शिकार है या अपनी कुंठा के शिकार है। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। वो उनकी अपनी सोच है, जो भी है, जो वो लिख रहे हैं वो लिखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपने वो गाना सिद्ध कर दिया, उम्र है 55 की, दिल है बचपन का। बिल्कुल सही बात है। हर एक का दिल ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप अपने दिल को मारिए, आप अपने दिल को बूढ़ा करिए। दिल हमेशा जवान होता है। जो बचपन में उमंगें होती हैं, बुढ़ापे में भी वैसी ही उमंगें होती हैं। ऐसा नहीं है कि दिल को मर जाता है। दिल मरता नहीं है। आदमी की ख्वाहिशें, आदमी के सपने उसी तरह से रहते हैं। वो अलग बात है कि वो सपने उसके पूरे नहीं हो पाते, परिवार के लोग पूरा नहीं होने देना चाहते और समाज नहीं पूरे देना। अगर सबको जो स्वतंत्र, अरे मैंने तो पढ़ा है विदेशों में लोग जो असली जीवन है 60 के बाद जीना शुरू करते हैं। वो कहाँ जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, 1 2 3 4 शादियां करते हैं। नहीं निभी तो नहीं निभी, अब छोड़ दिया, दूसरी कर लीजिए। कोई ठेका ले रखा क्या गले में डाल के रखने का? उसको भी स्वतंत्रता, आपको भी स्वतंत्रता है। जितने दिन आपके आप में निभे, आप खुशी खुशी जिए रहिए, और जब आपको लगे नहीं निभना है तो ठीक है, अलग हो जाइए। भाई किसी ने बांध दिया आपको क्या? ये तो दो व्यक्तियों का आपसी समझौता है, उनकी अपनी चॉइस है। तो इसीलिए मैं तो ऐसे विचारों में मैं विश्वास नहीं रखता। बिल्कुल मैं विश्वास नहीं रखता जी ऐसे विचारों के साथ। सर वैसे भी मतलब जब आप नौकरी के दौरान रहे होंगे सर, तो उस समय थोड़ा सा मैं हट के एक सवाल कर रहा हूँ सर। जब आप नौकरी के दौरान रहे होंगे तो आईपीएस रैंक के अधिकारी
तो लड़कियां बहुत फिसल जाती है, तो कुछ लव सब वाला कुछ मैटर सर ऐसा? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो सबके साथ होता है, परंतु ऐसा है, जब आप आईपीएस आईएएस होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लेते हैं, पूरा समाज आपको देखता है, और समाज के अंदर जो गलत चीजें होती है उनको रोकना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो वहां आप इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा समाज आपको देख रहा और आपको गलत चीजों को रोकना है। तो अगर आप खुद उसमें फिसल जाएंगे तो आप समाज को क्या क्या आप दिशा देंगे? तो इसीलिए ऐसा नहीं है। नौकरी की है, शान से नौकरी की है। जब मैं नौकरी किया तब तक तो मेरे मेरे 4 बच्चे थे, तब तक 2 बच्चे थे मेरे, तो आई वाज ऑलरेडी मैरिड। तो फिर नौकरी आते, जब आप जिम्मेदारी की टोपी अपने सर पे रखते हैं ना, सारे पद की, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। आप समाज को दिखाई देते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसलिए कुछ लोग होंगे जो फिसल जाते होंगे, पर मेरे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं है, ना मैंने अपने आप को कभी फिसलने दिया। अगर मेरी ताकत है तो मेरा करैक्टर है, अगर मेरी और ताकत है तो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी इंटेग्रिटी है, मेरी वो ताकत है, ये मेरी ताकतें हैं, और आज तक मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सका। आई एम प्राउड ऑफ दैट। और हर एक व्यक्ति को अपना जीवन इसी प्रकार से जीना चाहिए। सर जैसे कि कोई घर बसाता है, तो कोई ये जरूर सोचता है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, तो हमें मतलब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। तो मान लीजिए सर, जो घर पे बच्चे हैं, तो जो आपके साथ आई हैं, तो उनके तो बच्चे जैसा कहना आ रहा है कि नहीं है, तो क्या सर ऐसा कुछ फ्यूचर में इन फ्यूचर दिखेगा क्या? नहीं, नहीं, उन्होंने उनके जो पहले जो शादी थी, कोई बच्चा उनका नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने उनको अपने बच्चे मान लिए। वो कहती मुझे इतने बड़े बड़े बच्चे मिल गए हैं, और बच्चों के बच्चे मिल गए। उसके कहती 4 मेरे बेटे बेटियां हैं, 4 मेरे पोते पोतियां, और 5 मेरे नाती नातिन हैं। वो कहती कि मैं इन सब की, मैं माँ हूँ, मैं उनकी दादी हूँ, मैं उनकी नानी हूँ। तो वो कहती कि मुझे मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, इन बच्चों की मैं देखभाल कर लूं, इनको मैं खुश रख लूं, वो मेरी जिंदगी, वो मैं समझूं कि मेरी जिंदगी सफल। तो इसलिए अब उनको बच्चे की कोई इच्छा नहीं है। तो हमारे साथ एसआर दारापुरी जी थे, जो कि आईजी रैंक के अधिकारी भी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं समाज में एक अलग संदेश लेके आए हैं, जो कि इस उम्र में अपनी आधी उम्र से शादी करना होता है, कि जो जो जिनसे इन्होंने शादी किया है, उन्होंने इनके बच्चों को अपना बच्चा समझ लिया है। बाकी कैसा लगा आपका वीडियो, और अगर आपके सवाल, आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, वेल डन।